वेलकम बैक टू जी केमिस्ट्री। मैं हूं गीतिका और प्रीवियस पार्ट में हमने डायमेंशनल एनालिसिस और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स कवर किए थे। अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 के नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और एवरेज एटॉमिक मास। ये टॉपिक्स केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स हैं और इन्हें समझना आगे के न्यूमेरिकल्स और मोल कंसेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सब कुछ ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी एग्जाम्पल्स के साथ, सो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देखो और नोट्स भी बनाओ। लेट्स कंटिन्यू। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, इसमें बहुत सारे लॉज हैं, वन बाय वन सबको कवर करेंगे। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स का टोटल मास है वो इक्वल रहता है किसके, इज इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट्स। जो मास प्रोडक्ट का होगा उतना ही रिएक्टेंट का मास होगा। दैट इज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही हम मास को प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। क्वेश्चन है, उसके हेल्प से समझते हैं। व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद 5.85 ग्राम ऑफ NaCl to produce 14.35 grams of silver chloride and 8.5 grams of sodium nitrate if law of conservation of mass is true। इक्वेशन लिखी हुई है, सिल्वर नाइट्रेट NaCl के साथ रिएक्ट करके AgCl और NaNO3 बनाता है। सिल्वर नाइट्रेट का मास हमसे पूछा हुआ है, NaCl का मास 5.85, AgCl का 14.35, NaNO3 का 8.5। तो कैसे करेंगे, प्रोडक्ट का मतलब AgCl और NaNO3 का मास हम ऐड कर लेंगे, 22.85 आएगा, माइनस कर देंगे ये NaCl का मास 5.85। जो बचेगा वो आंसर किसका होगा, सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि 17 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट प्रेजेंट होगा। ये इजी क्वेश्चंस है, हमने पहले वाली क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं आते, पर ये लॉ समझाने के लिए हम इन क्वेश्चंस का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसके अंदर नेक्स्ट लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट कंपोजिशन। अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। जैसे कि वाटर है, वाटर कहीं का भी हो उसके अंदर रेशो फिक्स्ड रहेगा 1:8 बाय मास। अगर 1 ग्राम ऑक्सीजन हाइड्रोजन है और 8 ग्राम्स ऑक्सीजन है तो हमारा जो वाटर बनेगा वो नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट कंपोजिशन। इसके अंदर क्या है, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। मास के अकॉर्डिंग जो रेशियो है वो सेम रहता है। जैसे H2, हम कहीं का भी H2O ले ले, वाटर ले ले, उसका रेशो हमेशा कितना रहेगा, 1:8। ये पानी कहीं का भी हो सकता है, किसी भी रिवर का, किसी भी ट्यूबवेल का, किसी बॉटल का, कहीं का भी पानी होगा, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास बाय मास रेशो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, दैट इज 1:8। इस लॉ के लिमिटेशंस क्या है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट। आइसोटोप्स पे वर्क नहीं करता, जैसे H2O होगा तो D2O भी एग्जिस्ट करेगा या T2O भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब ड्यूटीरिएटेड वाटर, ट्रीटिएट वाटर, ये सारे भी एग्जिस्ट करेंगे। एलिमेंट्स में कंबाइन इन द सेम रेशो बट द कंपाउंड फॉर्म में भी डिफरेंट। एलिमेंट सेम रेशो में कंपाउंड होकर दूसरा भी प्रोडक्ट कुछ बना सकते हैं, जैसे NO भी एग्जिस्ट करता है, N2O2 भी एग्जिस्ट करता है। रेशो दोनों में सेम रहेगा लेकिन जो प्रोडक्ट है वो दोनों कैसे हैं, डिफरेंट है। Next law is law of multiple proportions. Whenever two elements combine to form two or more compounds, then mass of one element which combine with a fixed mass of other element bears a simple whole number ratio. एग्जाम्पल है जैसे कार्बन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, अगर हमने रेशो ले लिया 1:1, एटॉमिक रेशो ले रही हूँ यहाँ पर मैं, एटॉमिक रेशो कितना आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अगर हमने एटॉमिक रेशो 1:2 लिया होता तो हमारा कंपाउंड क्या बनता, CO2। ऐसे ही कार्बन को फिक्स रख के ऑक्सीजन का मास चेंज कर करके अलग अलग कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं।
अगर मैंने 12 ग्राम कार्बन लेके 16 ग्राम ऑक्सीजन यूज किया तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और अगर 12 ग्राम ही कार्बन यूज करके 32 ग्राम ऑक्सीजन यूज कर लिया तो CO2 बन जाएगा। कार्बन का रेशो फिक्स है तो इनका रेशो निकाल लिया ऑक्सीजन का, 32:16 कह दिया, दैट इज 2:। इसी लॉ का एक सिमिलर एग्जाम्पल है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये 5 ऑक्साइड्स बनाता है। नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दिया 28 ग्राम। यहाँ पर NO था तो इसको N2O2 के फॉर्म में लिख के इसको यू पढ़ लेंगे। इसका भी 28 ग्राम ले लिया। नाइट्रोजन यहाँ पर भी 28, यहाँ पर भी 28 और यहाँ पे भी 28। सब फिक्स्ड है। ऑक्सीजन के मासेस वैरी करेंगे। 16 ग्राम ऑक्सीजन है, फिर 32 ग्राम, 48, 64 एंड 80। अगर हम इन सब का 16:32 :48 :64 ये 16 का टेबल लग रहा है तो इनका सिंपल होल नंबर रेशो आ जाएगा 1:2 :3 :4 :5। नाइट्रोजन का रेशो कहीं पे भी नहीं है, ये सारा रेशो किसका है? ऑक्सीजन का। इसी लॉ से रिलेटेड एक NCERT बुक में भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 1.21। The following data are obtained when dinitrogen and dioxygen react together to form different compounds. Dioxygen के different masses दिए हुए हैं और dioxygen के different masses दिए हुए हैं। तो ये कैसे combine करते हैं? जो अभी ऊपर example पढ़ा था बिल्कुल same। Question है which law of chemical combination is obeyed? Give it statement. Law of multiple proportion यहाँ पर obey हो रहा है और इसकी statement हम लिख देंगे जैसे हमने ऊपर पढ़ी बिल्कुल same वैसे ही। Next law is Gay-Lussac law of gaseous volume. Whenever gases react together, जब gases एक दूसरे के साथ reaction करती हैं, they always do so in the volume which bear a simple whole number ratio. तो उनका ratio एकदम simple whole number वाला ratio निकल के आता है to one another as well as the volume of product under the same condition of temperature and pressure. तो जो ratio है वो आपस में reactants का भी simple ही रहता है और जो हमारा product बना है उसका ratio भी simple ही रहता है। Example है H2 plus Cl2 gives 2HCl। यहाँ पर अगर 1 वॉल्यूम H2 लिया और 1 वॉल्यूम Cl2 ली तो 2 वॉल्यूम्स ऑफ HCl प्रोड्यूस होगा। रेशो कितना आ जाएगा? 1:1:2। नेक्स्ट लॉ इज एवोगैड्रोस लॉ और एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। इसके अंदर क्या है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो भी गैसेस, कोई भी गैस हो, उसका इक्वल वॉल्यूम जो है उसके पास सेम या इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। कंडीशन क्या है? टेम्परेचर और प्रेशर जो है सिमिलर कंडीशंस होनी चाहिए उनकी। एप्लीकेशन क्या है? टू फाइंड एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस। इनकी एटॉमिसिटी निकालने में हेल्प करता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2H2 plus O2 gives 2H2O। तो 2 वॉल्यूम्स 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर बनाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल अगर हमने लिया H2 का तो हाफ मॉलिक्यूल हमें लेना पड़ेगा O2 का और 1 मॉलिक्यूल जनरेट होगा वाटर का। तो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मतलब 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हो जाएंगे? 2 एटम हो जाएंगे। तो इसलिए एटॉमिसिटी कितनी आ गई? 2। जो अभी हमने लॉ पढ़ा उसका डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, और मॉलिक्यूलर मास को वेपर डेंसिटी से कैसे निकालेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी। ये वाला फॉर्मूला हम आगे यूज भी करेंगे। नाउ वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, पढ़ लेते हैं पहले। मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो मैटर है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स का नाम क्या रख दिया? एटम्स। Atoms of same element are identical in all respects and those of different elements are different in all respects. जो elements हैं जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन के सारे एटम एक जैसे दिखेंगे। कोई एलिमेंट ले लिया हाइड्रोजन, इसके सारे एटम्स एक जैसे दिखेंगे। When two atoms combine to form the compound molecule, they do so in simple whole number ratio. जैसे कार्बन और ऑक्सीजन ने कंबाइन करना है तो क्या इनका रेशो क्या ले लिया? 1:1। एटॉमिक रेशो 1:1 हो गया। तो ये सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइन होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज
एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन ही। यहाँ पर अगर रेशो 1:1 है एटॉमिक रेशो, तो 1:1 से कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अगर रेशो 1:2 ले लेंगे एटॉमिक रेशो, तो 1:2 के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। फिर एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जो एटम है वही सबसे छोटी यूनिट है जो कि एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, ऐसा डाल्टन के पोस्टुलेट्स हैं। लास्ट पोस्टुलेट, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना एटम को क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब जो ये पोस्टुलेट्स हमने पढ़े, इसमें बहुत सारी गलतियां थी। गलतियां मतलब लिमिटेशंस। अब वो पढ़ के देखते हैं। This theory was based on the indestructibility of atom. Indestructibility मतलब एटम को और छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन बाद में हमें पता लग गया, but later it was discovered that atom can be divided into subatomic particles like electron, proton, neutron. फिर हमें बाद में जब स्टडीज हुई तब हमें पता लगा कि एटम सिर्फ सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, एटम से छोटे भी पार्टिकल्स है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर एटम सबसे छोटा नहीं रहा और इंडिस्ट्रक्टेबल भी नहीं रहा, तोड़ा जा सकता है उसको। Atom of different element may have same masses and those of same element were found to have different masses in some cases. जैसे कि एग्जाम्पल से करते हैं, कैल्शियम देखा है हमने, कैल्शियम का मास होता है 40। ऐसे ही आर्गन, इसका भी मास होता है 40। यहाँ पर लिखा है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे हैव सेम masses. Yes, they can. Calcium and argon both have 40 mass and those of same element were found to have different masses. ये भी हमें पता है, जैसे क्लोरीन 35 हो गया, फ्लोरीन 37। दोनों क्लोरीन है पर दोनों के मास नंबर अलग अलग है, 35 है एक का, दूसरे का 37 है, तो इनके जो मासेस हैं वो डिफरेंट है। सो दिस थ्योरी वाज फेल्ड एंड फर्दर मॉडिफाइड। अब ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो पहले हमने पढ़ी वो फेल हो गई और उसको मॉडिफाई किया गया। अब मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे। मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में फर्स्ट पॉइंट है, एटम वाज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजिबल। अब एटम को इंडिविजिबल नहीं मानते थे, अब उसको डिवाइड किया जा सकता था किसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। एटम ऑफ सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट मासेस, ये भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि सेम एलिमेंट के मासेस का डिफरेंट मास हो सकता है, एलिमेंट्स का डिफरेंट मास हो सकता है, जैसे क्लोरीन 35, फ्लोरीन 37, और इन दोनों को नाम क्या दिया, आइसोटोप्स। फिर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में हैव सेम मासेस, जैसे कि कैल्शियम और आर्गन, ये अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं और इन दोनों का मास कितना होता है, 40। दोज वर कॉल्ड आइसोबार्स। द रेशियो इन विच एलिमेंट्स कंबाइन मे नॉट बी सिंपल इन सम केसेस। हर जगह सिंपल रेशियो होना जरूरी नहीं है। जैसे सुक्रोज का केमिकल फॉर्मूला है C12H22O11, तो इसका रेशो कैसे लिखेंगे, 12:22:11। अब ये और सिंपल भी नहीं हो सकता, तो यही इसका रेशो है। तो यहाँ पर सिंपल नहीं है रेशो, कुछ केसेस में सिंपल नहीं भी होगा रेशो। लास्ट पॉइंट, एटम वाज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडेस्ट्रक्टिबल। ना एटम को तो इंडेस्ट्रक्टिबल कहा, और उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। जैसे एटम ऑफ वन एलिमेंट कैन बी कन्वर्टेड टू द एटम ऑफ अदर, किस प्रोसेस से, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन के प्रोसेस से। नेक्स्ट टॉपिक, एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास क्या होता है, इसे बहुत ध्यान से समझेंगे। Atomic mass of the element is the number of times an atom is heavier than an atom of carbon 12 isotope. Atomic mass किसी भी एलिमेंट का कितना हैवी है कोई चीज, किससे, कार्बन 12 आइसोटोप के एटम से। एटॉमिक मास यूनिट ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, AMU is equal to 1/12 the mass of an atom of carbon 12 isotope. जो 1 AMU को कैसे डिफाइन करते हैं, 1 AMU is equal to 1/12 the mass of किसका, कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का। इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई पिज्जा है, पिज्जा की 12 स्लाइसेस कट करते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। 12 स्लाइसेस, इस पे नंबर लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर अब हमने क्या करा, एक
तराजू रख लिया, तराजू एक वेइंग बैलेंस होता है ऐसे। फिर मैं लेके आई एक हाइड्रोजन का एटम, एक साइड पे मैंने हाइड्रोजन एटम रखा, दूसरी साइड पे इस पिज्जा की स्लाइसेस रखने लगी। एक स्लाइस पिज्जा की रखी और ये बैलेंस हो गया, मतलब 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 स्लाइस के बराबर हो गया। और 1 स्लाइस क्या है, 1/12 कार्बन एटम की स्लाइस है। ऐसे ही वेइंग बैलेंस के ऊपर एक साइड अब मैंने रखा लिथियम। इसके लिए अब मैंने स्लाइस रखना स्टार्ट की, एक स्लाइस रखी, 2 स्लाइस रखी, 3 स्लाइस रखी, रखती चली गई कब तक, जब तक ये बैलेंस ना हो जाए। लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, थर्ड नंबर पे आएगा। ऑड का रूल क्या होता है, 6 + 1 दैट इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर मुझे 7 स्लाइसेस रखनी पड़ेंगी इसकी, 7 स्लाइसेस रख के ये बैलेंस हो जाएगा। तो हम कहेंगे 1 एटम ऑफ लिथियम, यहाँ पर कितनी स्लाइसेस यूज हुई, 7 स्लाइस, यानी कि 7 × 1/12 कार्बन एटम के मास के जितना। ऐसे ही अब अगर मैंने यहाँ पर लिथियम की जगह ऑक्सीजन रख दिया, ऑक्सीजन का एक एटम रख दिया, ऑक्सीजन के एटम में अब मेरे को 16 स्लाइसेस रखनी पड़ेंगी। 16 स्लाइसेस, मेरे पिज्जा में तो 12 ही स्लाइस है, तो अब मैं कैसे करूंगी ये चीज, कैसे रखेंगे अब, तो एक ही पिज्जा थोड़ी मिलता है मार्केट में, एक और ले आएंगे, एक और पिज्जा रख लिया। उसके बाद जब ऑक्सीजन की बारी आएगी, ऑक्सीजन को बे करना है अब हमें, तो 12 स्लाइसेस तो पहले वाले पिज्जा की रख दी, तो पूरी की पूरी 12 स्लाइसेस रख दी हमने यहाँ पर, और 6 स्लाइसेस इस पिज्जा न्यू पिज्जा की रखी। तो टोटल कितनी स्लाइसेस रखनी पड़ी, सॉरी 6 नहीं रखेंगे, 4 और रखेंगे, टोटल 16 स्लाइसेस हमने रखनी पड़ेंगी ऑक्सीजन की। तो हम कह देंगे 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन किसके इक्वल है, 16 स्लाइसेस के, या फिर 16 × 1/12 the weight of carbon 12 atom. Nowadays unified scale is used instead of AMU. अब AMU की जगह U लिख दिया जाता है, बहुत सारी बुक्स में यही नोटेशन आ गया है। Molecular mass क्या है, molecular mass of the substance is the number of times the molecule is heavier than 1/12 the mass of an carbon atom isotope, and the molecular mass expressed in grams is called gram molecular mass. जैसे यहाँ पर हमने अभी ऑक्सीजन रखा था ना, अब ऑक्सीजन की जगह हम रख के देख लेते हैं यहाँ पर वाटर, एक वाटर का मॉलिक्यूल रख दिया, वाटर के मॉलिक्यूल के लिए मुझे 18 स्लाइसेस रखनी पड़ेंगी। तो हम कह देंगे कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसका मास या वेट किसके इक्वल हो जाएगा, 18 स्लाइसेस के। 18 स्लाइसेस मतलब 18 × 1/12 कार्बन 12 का आइसोटोप। तो जितना भी ये 1/12 लिखा है, उस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, U। तो 1 स्लाइस है तो 1U, 7 स्लाइसेस है तो 7U, 16 स्लाइसेस है तो 16U, 18 स्लाइसेस है तो 18U। ये इनके यूनिफाइड मास आ जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एवरेज एटॉमिक मास। जो भी आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, अब आइसोटोप 35 क्लोरीन भी एग्जिस्ट कर रहा है और 37 क्लोरीन भी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम हर जगह इसका मास 35 लेंगे तो 37 वाला बुरा मान जाएगा, अगर हर जगह 37 यूज करेंगे तो 35 वाला बुरा मान जाएगा। दोनों का एवरेज लेके यूज कर लिया 36, तो कोई भी खुश नहीं हो रहा और ये चल भी नहीं रही, कैलकुलेशंस भी सही नहीं आ रही इससे। तो हमने क्या किया, एक तरीका निकाला जिससे हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल्स आएंगे, थ्योरी काम आती है यहाँ से। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, साथ में पेन और पेपर लेके बैठेंगे, हर क्वेश्चन साथ में सॉल्व करेंगे। The weighted average of the isotopic masses of the naturally occurring isotopes of an element is the average atomic number of that element. जो भी weighted average होगा atomic mass का naturally occurring isotope के, उसी को हम average atomic number कह देंगे। Isotopes क्या होते हैं, atoms of same element having same atomic number but different masses. Atomic number same होता है लेकिन masses different होते हैं। जैसे यहाँ पे 2 isotope लिए, isotope 1, isotope 2. Suppose इसका एटॉमिक मास A1 है और दूसरे का एटॉमिक मास A2 है। अबंडेंस इन परसेंटेज, अब ये अबंडेंस क्या है कि नेचर में कितना मिलता है। मान लो ये x1% मिलता है और ये वाला
x2% मिलता है। तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला हमने जो बनाया वो कितना है, A1 पहले का एटॉमिक मास मल्टीप्लाई उसका अबंडेंस x1 डिवाइड बाय 100। ऐसे ही दूसरे का A2 एटॉमिक मास हो गया, x2 अबंडेंस होगी और डिवाइड बाय 100। अगर 3 आइसोटोप होंगे तो और भी ऐड करते चले जाएंगे। इस हिसाब से हमारा एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट हो जाएगा। क्वेश्चंस करेंगे उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। In the periodic table of elements, the atomic masses mentioned for different elements actually represent their average atomic mass. जो भी periodic table होती है उसके अंदर जो masses लिखे जाते हैं ज्यादातर average atomic mass लिखे जाते हैं। Formula mass क्या होता है? Used in case of ionic compounds. Ionic compounds जैसे कि कौन NaCl हो गया, KCl, ये ionic compounds हैं। 1Na+ is surrounded by 6 क्लोरीन आयंस। जैसे साइड में डायग्राम बना हुआ दिख रहा है, रेड कलर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, Na+। एक Na+ 6 क्लोरीन आयंस से, क्लोराइड आयन से सराउंडेड है। जैसे यहाँ पर मैंने एक लाइन बनाई, 1 2 3 4 5 और 6। एक सोडियम 6 क्लोरीन एटम से सराउंडेड है या 6 क्लोराइड आयन से सराउंडेड है। Thus, the formula mass of sodium chloride is atomic mass of sodium plus atomic mass of chlorine. सेम सिमिलर कैलकुलेशन होती है, सिर्फ डेफिनेशन का फर्क है। अगर NaCl का मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे, NaCl, Na का कितना होता है 23, Cl का एवरेज वाला यूज करते हैं 35.5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 58.5 U। ये हमारा एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। एवरेज एटॉमिक एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का। आइसोटोप का नाम लिखा हुआ है 12 कार्बन, 13 कार्बन, 14 कार्बन। रिलेटिव अबंडेंस इन परसेंटेज दे रखी है 98.892, 1.1082 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10। एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं 12, 13.00335, 14.00317। हमें एवरेज एटॉमिक मास अगर निकालना है तो एवरेज एटॉमिक मास, इसका फॉर्मूला क्या है, is equal to atomic mass multiply abundance divide by 100 plus atomic mass A2 multiply by abundance x2 divide by 100 plus atomic mass A3 multiply abundance divide by 100। तो A1 यहाँ पर कितना हो जाएगा, मास कितना है 12, अबंडेंस कितनी है 98.892, डिवाइड किससे कर देंगे 100 से। ऐसे ही प्लस एटॉमिक मास कितना 13.00335, मल्टीप्लाई करेंगे अबंडेंस कितनी है 1.108, डिवाइड किससे कर देंगे 100 से, प्लस 14.00317, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 डिवाइड बाय 100। इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12.011 U। ये हमारा एवरेज एटॉमिक मास किसका है, कार्बन का। और भी एग्जांपल्स हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन निकालने के लिए कहा हुआ है। मीथेन क्या होता है CH4। इसका मास निकालने के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ कार्बन प्लस 4 मल्टीप्लाई मास ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन का मास होता है 12, 4 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का मास 1, तो 12 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 16 U। बुक में 16.043 U आंसर दिया हुआ है। इसमें इन्होंने एग्जैक्ट पॉइंट्स तक वैल्यूज लिख रखी है, हम ये वाली भी यूज करेंगे तो गलत नहीं है, ये भी सही है। सिमिलरली वाटर का लिखा हुआ है H2O का। H2O के लिए क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई मास ऑफ हाइड्रोजन, 2 है ना, H2 लिखा है, और एक ऑक्सीजन है तो मास ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन का मास 16, तो कितना आ जाएगा 2 + 16 इज इक्वल टू 18 U। ये एग्जाम्पल है बुक का। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। फॉर्मूला दिया हुआ है C6H12O6। इसके लिए क्या करेंगे 6 मल्टीप्लाई मास ऑफ कार्बन प्लस
12 हाइड्रोजन है तो 12 मल्टीप्लाई मास ऑफ हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन है तो 6 मल्टीप्लाई मास ऑफ ऑक्सीजन, 6 मल्टीप्लाई मास ऑफ कार्बन, कार्बन का होता है 12, मास ऑफ हाइड्रोजन 12 मल्टीप्लाई 1, मास ऑफ ऑक्सीजन 6 मल्टीप्लाई 16, 12 6 जा 72, 12 1 जा 12, 16 6 जा 96, ऐड करेंगे 180 U आंसर आ जाएगा, मास ऑफ ग्लूकोज। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग, इनके मोलर मासेस निकालने हैं। फर्स्ट है H2O, कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मल्टीप्लाई मास ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का मास 2 मल्टीप्लाई 1, ऑक्सीजन का 16, 2 प्लस 16 18 U। मोलर मास पूछा है ना, तो 1 मोल का होता है, इसकी यूनिट ग्राम पर मोल लगा देंगे, ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। सेकेंड पार्ट CO2, कैसे लिखेंगे, एक ही कार्बन है तो मास ऑफ कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 2 मल्टीप्लाई मास ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन के लिए 12, ऑक्सीजन का 2 मल्टीप्लाई 16, 12 प्लस 32 which is equal to 44 ग्राम पर मोल। सिमिलरली थर्ड पार्ट CH4, ये हमने पहले भी कर लिया वैसे तो, मास ऑफ कार्बन प्लस 4 मल्टीप्लाई मास ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन का मास आ जाएगा 12, 4 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का 1, 12 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट Na2SO4। सबसे पहले हमें Na2SO4 का मास निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई 23, सोडियम का 23 होता है, सल्फर का 32, 4 ऑक्सीजन 4 मल्टीप्लाई 16, कितना आ जाएगा ये 46 प्लस 32 प्लस 64 इज इक्वल टू 142 ग्राम पर मोल, ये इसका मास आ जाएगा। अब हमें परसेंटेज निकालनी है, वो कैसे निकालते हैं, जैसे सोडियम की परसेंटेज निकालनी है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास परसेंट ऑफ सोडियम, मास परसेंट ऑफ सोडियम इज इक्वल टू, ऊपर मास लिखेंगे सोडियम का जिसकी परसेंटेज निकालनी है, मास ऑफ सोडियम डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड, जो भी पूरा कंपाउंड है Na2SO4 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर सोडियम की वजह से मास कितना है, 2 सोडियम है तो 2 मल्टीप्लाई 23 डिवाइड बाय इसका मास कितना है Na2SO4 का 142, 142 मल्टीप्लाई बाय 100, सॉल्व करेंगे 32.39% आंसर आ जाएगा। सिमिलरली हमें अब नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, सल्फर, इसका मास परसेंट निकालना है, तो मास परसेंट ऑफ सल्फर इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में मास ऑफ सल्फर, डिनोमिनेटर में कंपाउंड का मास, मास ऑफ Na2SO4 मल्टीप्लाई बाय 100, सल्फर का मास, एक ही सल्फर है तो 32 डिवाइड बाय 142 मल्टीप्लाई बाय 100, कैलकुलेट करके 22.53% आ जाएगा। ऐसे ही अगला एलिमेंट है ऑक्सीजन, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय जो कंपाउंड का मास है, मास ऑफ Na2SO4
मल्टीप्लाई बाय 100। ऑक्सीजन 4 है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन की वजह से 4 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाय 142 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 45.07% आ जाएगी। तो ये हमने मास परसेंट निकाल लिया हर एलिमेंट का इन सोडियम सल्फेट। NCERT exercise 1.9 क्वेश्चन, कैलकुलेट द एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। डेटा क्या क्या गिवन है, 35 क्लोरीन है, परसेंटेज नेचुरल अबंडेंस दे रखी है, उसका मोलर मास दिया हुआ है। ऐसे ही 37 क्लोरीन वाले आइसोटोप की भी परसेंट नेचुरल अबंडेंस दे रखी है और उसका मोलर मास दिया हुआ है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू atomic mass of one isotope multiply by abundance divide by 100 plus atomic mass of second isotope multiply by abundance divide by 100। atomic mass कितना दिया हुआ है, 34.9689, abundance दी हुई है 75.77 डिवाइड बाय 100 प्लस एटॉमिक मास दूसरे का कितना दिया हुआ है 36.9659 मल्टीप्लाई बाय 24.23 डिवाइड बाय 100। टाइम सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर रखी है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2649.593 मल्टीप्लाई करके आया है डिवाइड बाय 100 प्लस इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 895.683757 डिवाइड बाय 100। इनको प्लस करके ऐसे पॉइंट्स में लिख सकते हैं। वैसे पहले 26.49593553 प्लस 8.95683757 फाइनल आंसर ऐड करके आएगा 35.45277731 इसी को अप्रोक्सीमेटली हम यूज कर लेते हैं किसके इक्वल, 35.5 U के। क्वेश्चन नंबर 32 NCERT exercise, use the data given in the following table to calculate the molar mass of naturally occurring argon isotope। जैसा अभी ऊपर क्लोरीन का क्वेश्चन किया, सेम आर्गन का क्वेश्चन है। पॉज द वीडियो, सॉल्व योरसेल्फ, देन चेक द आंसर। 36 आर्गन आइसोटोप दिया हुआ है, आइसोटोपिक मोलर मास लिखा हुआ है, अबंडेंस लिखी हुई है। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखती हूँ। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू A1x1 डिवाइड बाय 100 प्लस A2x2 डिवाइड बाय 100। 3 आइसोटोप्स हैं तो 3 बार लिख लेंगे। A3x3 डिवाइड बाय 100। सॉल्व करते हैं। A1 वैल्यूज पुट कर रही हूँ पहले। A1 मतलब एटॉमिक मास 35.96755, अबंडेंस 0.337% डिवाइड बाय 100 प्लस एटॉमिक मास दूसरा कितना है 37.96272 x2 अबंडेंस 0.063 डिवाइड बाय 100 प्लस A3 39.9624 मल्टीप्लाई अबंडेंस 99.600 डिवाइड बाय 100। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट लेके करूंगी, आप भी ऐसे ही कर सकते हो। 35.9 और इसको ले लिया 0.3 डिवाइड बाय 100 प्लस 37.9 मल्टीप्लाई बाय 0.06 डिवाइड बाय 100 प्लस 39.9 मल्टीप्लाई 99.6 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई करके आ रहा है 10.77 डिवाइड बाय 100 प्लस 2.274 डिवाइड बाय 100 प्लस
3974.04 डिवाइड बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा 0.01077 प्लस 0.02274 प्लस 39.7404, इन सबको ऐड करेंगे 39.92084 यू, ये आंसर आएगा। अप्रॉक्सीमेट आंसर है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि हमने अप्रॉक्सीमेशन ले लिया था पॉइंट के लिए। थोड़ा बहुत ले सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा ही लंबी कैलकुलेशन हो रही हो तो पॉइंट के बाद 2 नंबर ले लिए, 2 डिजिट्स ले लो या 3 डिजिट्स ले लो, ऐसे सॉल्व करने के लिए हम अपनी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए ऐसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।